रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मल्टी टैलेंटेड थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक अच्छे फिलोसफर थे, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, एक अच्छे आर्टिस्ट थे, एक अच्छे सिंगर थे, एक अच्छे राइटर थे, एक अच्छे पोएट थे। 1913 1913 में इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और अगर हम भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान नेशनल एंथम की बात करें तो वो भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशनल फिलॉसफी, उनके शिक्षा दर्शन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि भारतीय शिक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ लाइंस जिनको पढ़कर आपको इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में पता चलेगा। मैंने उनसे कभी नहीं कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने उन्हें कभी भी पेड़ पर चढ़ने या जहां उन्होंने पसंद किया वहां जाने से नहीं रोका। मैं इन बच्चों को आजादी के माहौल में खुश रखना चाहता था। तो इन लाइन से हमें क्या पता चलता है? इन लाइन से हमें पता चलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बच्चों को फ्रीडम देने के पक्ष में थे, कि बच्चों को फ्रीडम दिया जाए, उनको स्वतंत्रता दी जाए करने की, सीखने की। बच्चों को खुद से करने के अवसर दिए जाएं। बच्चा खुद से करेगा, खुद से चीजों को सीखेगा, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करेगा। उन पर किसी तरह की कोई बंदिश ना लगाई जाए, किसी तरह की रोक टोक बच्चों पर नहीं लगाई जाए। ज्यादा रोक टोक करेंगे, अगर बच्चों को हम एक सख्त डिसिप्लिन में रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट होगा वो बनकर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइंस के माध्यम से टैगोर जी कहना चाहते हैं कि अगर आप बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उनको करने की, सीखने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर हम टैगोर जी के लाइफ की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 7 मई 1861 में कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। और अगर उनके स्कूल लाइफ की बात करें तो देखिए उनके स्कूल लाइफ जो था तो बहुत ही कम टाइम उन्होंने स्कूल में बिताया। कारण क्या था? जैसे स्टार्टिंग की लाइन आपने पढ़ी ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, वो बच्चों को पूरी फ्रीडम देना चाहते थे, किसी तरह की रोक टोक नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो काफी बोर हो गए। स्कूल का माहौल उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चार दीवारी के बीच में बंद रहना और एक जो पर्टिकुलर बुक्स थी उसी को पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा पीरियड वाइज क्लास होती थी, जो फिक्स्ड एक नॉलेज थी वही क्लास में पढ़ाया जाता था, वही बताया जाता था। बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, इतने अवसर नहीं दिए जाते थे। जो टीचर बोल देता था वही सुनना पड़ता था, वही पढ़ना पड़ता था। तो इसलिए टैगोर जी को स्कूल का माहौल जो बहुत ज्यादा, स्कूल का स्पेशली क्लासरूम का जो माहौल था बहुत ज्यादा बोझिल लगा। उनको लगा कि स्कूल में अगर रहेंगे तो उनके अंदर का जो टैलेंट है, प्रतिभा है, कहीं ना खत्म ना हो जाए। इसलिए उनकी ज्यादातर जो शिक्षा हुई, एजुकेशन जो हुई, घर पर ही हुई। और इसलिए जब आगे चलकर उन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में दुनिया को बताया तो ये चीज उन्होंने बताई कि बच्चों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को हम दबा के रखेंगे, बंदिश में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा चीजों को सही से सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए वो एजुकेशन में बच्चों को फ्रीडम देने के पक्ष में थे कि बच्चों को सीखने के लिए, करने के लिए पूरा अवसर दिया जाए। एट द एज ऑफ 40 इन 1901 he himself established his शांति निकेतन आश्रम स्कूल की। 40 की जब एज में थे, 1901 1901 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था शांति निकेतन आश्रम, जो आगे चलकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो 1901 में उन्होंने अपने इस आश्रम की स्थापना की, अपने इस विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पर उनके जो ये विचार थे कि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए, क्लासरूम के अंदर जो शिक्षा ना दी जाए, क्योंकि क्लासरूम में कहीं ना कहीं बच्चों का दम घुटने लगता है और बच्चा क्लासरूम से भागने की सोचता है, क्लासरूम से बाहर निकलने की सोचता है, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जब क्लासरूम में थे तो अक्सर जब लंच होने वाला होता था तो सोचते थे किस तरह से लंच की घंटी बजे या छुट्टी की जो बैल होती थी जल्दी बजे, कोई पीरियड चल रहा है तो जल्दी से बैल बजे, पीरियड खत्म हो, हमें बाहर जाने का मौका मिले। तो
ये सारी चीजें, इन चीजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जब छोटे थे तो इनको बहुत ज्यादा परेशान किया। इसलिए जब आगे चल के इन्होंने अपने स्कूल खोला, तो जब आप शांति निकेतन आश्रम, अब तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जब इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चों की कक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं, वो क्लास के अंदर नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण में होती हैं। जो आप इस पूरी यूनिवर्सिटी की अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का एक पूरा पार्क है, तो इसमें बाहर नेचर के बीच में, पेड़ों के बीच में अलग से क्लासरूम जो है, ओपन क्लासरूम बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। तो आगे चलकर यह संस्था विश्व भारती के में बदल गई और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का संगम है। यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर दोनों को का एक मिक्सचर रूप देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें दुनिया भर में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी अच्छी एजुकेशन है दुनिया भर की, जो ये अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को एक जगह बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट का एक तरह से कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। उनकी काव्य रचना गीतांजलि, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो काव्य रचना थी, जो उनकी जो पोइट्री का जो एक कलेक्शन था गीतांजलि, उसके लिए 1913 में उनको साहित्य के क्षेत्र का दुनिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है, नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। और अगस्त 7 1941 में उनका निधन हुआ। अब अगर इनकी एजुकेशनल हम फिलॉसफी की बात करते हैं, शिक्षा दर्शन की बात करते हैं, तो देखिए इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी में हमें कौन कौन से जो फिलॉसफीज हमें देखने को मिलती है। ह्यूमनिज्म भी देखने को मिलता है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, नेशनलिज्म। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी जो फिलॉसफी है, हमें टैगोर जी की एजुकेशनल फिलॉसफी में देखने को मिलती है। अगर हम ह्यूमनिज्म की बात करें, मानवतावाद की बात करें, तो ह्यूमन को ह्यूमन बनाना, अच्छी एजुकेशन देना। प्रकृतिवाद की बात करें, नेचुरलिज्म की बात करें, तो बच्चों को प्रकृति के बीच में एजुकेशन देना, बच्चों को उनकी जो नेचर है उसके हिसाब से प्रकृति के बीच में एजुकेशन देना। आदर्शवाद, तो यहाँ पे भी वैल्यूज की बात की गई है। यथार्थवाद, इस रियल वर्ल्ड में खुद को कैसे सरवाइव करना है, खुद को इस रियल वर्ल्ड के लिए किस तरह से तैयार करना है। और अगर हम इंटरनेशनलिज्म की बात करें, तो पूरब और पश्चिम का एक जो मिलन था, एक अच्छी अच्छी चीजें जो हैं, चाहे ईस्ट की हैं चाहे वेस्ट की हो, बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें हमें इनकी फिलॉसफी में देखने को मिलती है। उनका मानवता में पूर्ण विश्वास था, ही हैड फुल फेथ इन ह्यूमैनिटी। उनका मानना था कि मानवता के द्वारा ही हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हमारी जो अपने लाइफ के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, हम उसको पा सकते हैं। तो इसलिए ह्यूमन को ह्यूमन बनाना, मानवतावाद की इन्होंने बात की। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। मतलब हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है। इसलिए प्रत्येक बालक को अपना जीवन अपने तरीके से जीने और अपने प्राकृतिक स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार आकार देने की पर्याप्त स्वतंत्रता मतलब बच्चों को मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कि हर बच्चे में टैलेंट है, तो इसलिए टीचर को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों पर अपनी चीजें ना थोपकर, बच्चा जो सीखना चाहता है, खुद से जो बनना चाहता है, तो बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपने टैलेंट को बाहर ला सके, अपने टैलेंट को निखार सके और अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से खुद को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन में एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सके। तो इसके लिए बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि निर्माता, निर्माता का मतलब कौन है, क्रिएटर, ईश्वर अपनी सभी रचनाओं में व्याप्त है। हर मनुष्य में, प्रकृति में, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। इसलिए मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध है। हम अगर मनुष्य और मनुष्य की बात करते हैं, ह्यूमन और ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में भी एक स्पिरिचुअल रिलेशन है। ह्यूमन और नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में भी एक आध्यात्मिक संबंध है जो ह्यूमन को नेचर से, ह्यूमन को ह्यूमन से जोड़े रखता है। चाहे फिर फैमिली के रूप में, चाहे पेरेंट्स के रूप में। तो इस तरह से हम देखते हैं ये आध्यात्मिक संबंध ह्यूमन को हमारी प्रकृति से, ह्यूमन को ह्यूमन से जोड़े रखता है। टैगोर भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का बहिष्कार चाहते थे। तो टैगोर जी का भी, गांधी जी की तरह टैगोर जी का भी मानना था कि भारतीयों को भारतीय भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इन्होंने भी अंग्रेजी का बहिष्कार किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया। तो अगर हम टैगोर जी की बात करें तो उन्होंने मातृभाषा को और राष्ट्रभाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी।
टैगोर गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की टैगोर ने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया। और आज के टाइम में अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि बच्चों के इंटरेस्ट के ध्यान में रखकर, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, बच्चों के एज लेवल को ध्यान में रखकर करिकुलम तैयार किया जाता है, मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो वहां पर भी अगर हम देखें तो मातृभाषा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ही गेव प्लेस टू नेचुरलिस्ट आइडियोलॉजी इन एजुकेशन की उन्होंने शिक्षा में प्रकृतिवाद विचारधारा को भी काफी स्थान दिया है कि बच्चों को प्रकृति के बीच में, बच्चों को उनकी प्रकृति, उनके नेचर के हिसाब से सिखाया जाए, बच्चों को करके सीखने की पूरी फ्रीडम बच्चों को दी जाए। तो अगर मान लो अगर आप कभी ये आ गया कि नेचुरलिज्म फिलोसफी के बारे में बताओ, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को भी वहां पर आप रख सकते हो। उनकी शिक्षा सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश है, ठीक है। तो अगर हम इनकी एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो किसकी बात करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की बात करता है। रविन्द्रनाथ की शिक्षा प्रणाली में परीक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। इनका मानना था कि जो परीक्षा है कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो टैलेंट है उसको खत्म कर देती है, क्योंकि हर बच्चा हर बच्चा तो पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। लेकिन परीक्षा क्या करती है, परीक्षा सबको मजबूर करती है कि चीजों को रटने की, चीजों को रटो और उसको फिर लिखो। तो कहीं ना कहीं परीक्षा क्या है, वो कंपटीशन को बढ़ाती है और बच्चे के अंदर की जो अपार प्रतिभा है, जो मल्टी टैलेंट है, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। ठीक है। तो इसलिए उनका जो एजुकेशन सिस्टम था जिसमें परीक्षा के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं थी। ही वॉज इन फेवर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कि वो आत्म अनुशासन के पक्ष में थे, कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाना, बल्कि बच्चों को इस तरह का माहौल देना कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे। आप खुद से जब डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं तो वही एक सबसे अच्छा और सबसे सच्चा डिसिप्लिन होता है। कौन सा? सेल्फ डिसिप्लिन। ही यूज टू एम्फेसाइज वोमेन्स एजुकेशन, की उन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और इसके अलावा एजुकेशन इन मदर टंग की, अगर इनके हम प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, ठीक है, शिक्षा के सिद्धांत की बात करें, तो गांधी जी की तरह, जैसे हमने स्टार्टिंग बात की कि एजुकेशन इन मदर टंग की मातृभाषा में शिक्षा को विशेष महत्व दिया। अंग्रेजी के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए। और प्रकृति में शिक्षा की, बच्चों को शहर से दूर नेचर के बीच में स्कूल्स होने चाहिए और बच्चों को नेचर के बीच में बच्चों को एजुकेशन दी जाए। क्योंकि शहर में अगर बात करें तो शहर में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, और बच्चे को जितना कंसंट्रेट करना चाहिए अपने एजुकेशन पर, सोसाइटी में रहकर बच्चा उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसलिए सोसाइटी की जो एक भाग दौड़ की जिंदगी है, जो सोसाइटी का जो एक पॉल्यूशन है, इससे दूर बच्चों को नेचर के बीच में उनको शिक्षा शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चा चीजों को कंसंट्रेट करके सही से जान सके, सही से सीख सके, बच्चों को फ्रीडम दी जाए। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, की प्रकृति और मनुष्य के साथ एक सक्रिय संचार होना चाहिए। कि बच्चा जब नेचर के बीच में रहकर सीखता है ना, तो उसका पेड़ पौधों के साथ, हवा के साथ, जानवरों के साथ, चिड़ियों के साथ, झरनों के साथ, पेड़ों के साथ, नदियों के साथ एक मतलब एक सक्रिय संचार होता है। वो अपनी प्रकृति को और अच्छे से जानता है और अच्छे से सीखता है, अपनी प्रकृति के महत्व को जानता है। तो इसलिए एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, की प्रकृति और मनुष्य के साथ एक सक्रिय संचार होना चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, कि बच्चा जब स्कूल में होता है ना, तो उसको सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को अवसर दिया जाए। जैसे आप सबको याद होगा, स्कूल में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी जाती थी। स्कूल मैगजीन आती थी, तो मैगजीन में आपकी जो अपनी पोएम्स होती थी, कहानियां होती थी, आप क्या करते थे उसमें आप देते थे। और जब स्कूल की मैगजीन छप के आती थी, उसमें आपकी पोयम होती थी, आपका नाम होता था, तो आप कितने खुश होते होंगे। और आप सोचते थे कि अगली बार फिर से होगा तो फिर मैं लिख कर दूंगा। इसके अलावा टाइम टाइम पे जो स्कूल्स में एक्टिविटीज होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, असेंबली होते हैं, तो वहां पर भी बच्चों को उनकी जो कविताएं होती हैं, उनकी कहानियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो रचनात्मकता है, कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने में बहुत अच्छा है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई मतलब इस तरह से देखते हैं कि बच्चों में मल्टी टैलेंट होता है। तो बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, खुद का टैलेंट बाहर लाने के लिए।
इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद, तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में देखिए अंतर्राष्ट्रीयवाद, इनका मानना था कि पूरे दुनिया भर में जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, जो अच्छे लोग हैं, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। तो इंटरनेशनलिज्म की बात हमें इनकी एजुकेशनल फिलोसफी में मिलती है। अगर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, की बच्चों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, ताकि बच्चा तन से भी मन से भी पूरी तरीके से फिट हो सके। बहुत बार हम देखते हैं कि आपके पास सारी फैसिलिटीज होती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से दुखी होते हो। इसलिए अंदर से स्ट्रांग होने के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चों का बौद्धिक विकास भी जरूरी है, उनका मानसिक विकास भी जरूरी है, उनके बुद्धि का विकास। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की बात करते थे। इनका एम ऑफ एजुकेशन था एजुकेशन फॉर फुलनेस, की पूर्णता के लिए शिक्षा, एजुकेशन ऐसी हो जो मानव को पूर्ण बनाए, परफेक्ट बनाए, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करे। करिकुलम की अगर हम बात करें, तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, की करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहां पे बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज हो, बच्चों को एक्टिविटी करके सीखने का मौका मिले, मतलब बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका मिले। ही फेवर्ड द स्टडी ऑफ मदर टंग, की वो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है। फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, की लचीला, गतिशील और बाल केंद्रित क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। कि लचीला हो, कि बच्चों की नीड के हिसाब से उसमें चेंज किया जा सके, गतिशील हो, कि टाइम टू टाइम अगर लगे कि भाई सोसाइटी में चेंजेस के साथ साथ करिकुलम में चेंज की जरूरत है, तो करिकुलम क्या डायनेमिक होना चाहिए, टाइम के साथ इसमें चेंजेस होने चाहिए। और इसके अलावा ही डिड नॉट फेवर बुक इज लर्निंग एंड ही वांटेड द बुक, बेस्ट बुक वाज द नेचर वेयर द चाइल्ड वुड गेट एडिक्वेट नॉलेज, की वो पुस्तकी ज्ञान के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि पुस्तक की जो ज्ञान होता है वो एक सीमित ज्ञान होता है। ठीक है। अगर पुस्तक रहेगी तो बच्चे सिर्फ पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक से ज्यादा कुछ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर हम बात देखें एजुकेशन सिस्टम की बात देखते हैं, तो देखिए मेन फोकस क्या होता है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना। बुक आती है, टीचर्स का भी मेन फोकस होता है, प्रेशर होता है कि बुक के जितने भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवाना, ताकि बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हो सकें, बच्चे एग्जाम को दे सकें, बच्चे अच्छे नंबर ला सकें। तो इसलिए वो पुस्तकीय ज्ञान जो बुक इस नॉलेज थे उसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों की नॉलेज को सीमित बना देता है। पुस्तक में अगर सही लिखा हो तब भी बच्चों को उसको समझेगा, गलत लिखा हो तब भी बच्चा उसको फॉलो करेगा। ठीक है। इसलिए वो पुस्तकीय ज्ञान के पक्ष में नहीं थे। ज्ञान वही है जो बच्चा खुद से क्रिएट करे, खुद के एफर्ट से सीखे, उसी को वास्तविक ज्ञान मानते थे। इसलिए उनका मानना था कि पुस्तक जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक क्या है, प्रकृति है जहां बच्चों को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चा खुद से कोशिश करता है, खुद से एफर्ट्स करता है, फिर चीजों को सीखता है। और उन्होंने विश्व इतिहास, भारत की संस्कृति, साहित्य, भूगोल, विज्ञान आदि का अध्ययन करने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने संगीत, ललित कला, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, नृत्य, नाटक, शिल्प जैसे पुस्तक बंधन है, बढ़ईगिरी है, बुनाई, सेवाई, बागवानी, इन सभी जो एक तरह से आप देखोगे कि हैंडीक्राफ्ट जो है, ठीक है, क्राफ्ट, इस तरह की चीजों पर ज्यादा उन्होंने गांधी जी की तरह इन्होंने भी इन चीजों पर फोकस किया कि बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाए। बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है, कोई अगर पेंटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, कोई नाटक में अच्छा है, कोई शिल्प में अच्छा है, तो उसको इस तरह की भी एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर ला सके। और अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से मेथड्स की बात की, इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड, और एजुकेशन इन अ नेचुरल सराउंडिंग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें तो एक नया मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या है मतलब, क्या है, इनेबलिंग समवन टू डिस्कवर और लर्न समथिंग फॉर देमसेल्फ, कि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना, इस तरह की अवसर देना ताकि बच्चा खुद से चीजों को सर्च करे, खुद से चीजों को सर्च करे, खुद से चीजों को जाने और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। क्योंकि आप जब खुद के एफर्ट से सीखते हो ना, तो वो जो लर्निंग होती है लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में रहती है। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। क्वेश्चन आंसर मेथड की क्वेश्चन आंसर के थ्रू बच्चों को नॉलेज देना, उनको ज्ञान देना, कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन करेगा, बच्चे उत्तर देंगे, बच्चे टीचर से क्वेश्चन करेंगे और टीचर उत्तर देंगे और बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्टिविटी मेथड, गतिविधि विधि, डिस्कशन मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड और
एजुकेशन इन अ नेचुरल सराउंडिंग, की प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को शिक्षा देनी है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जिनकी इन्होंने बात की, इसके अलावा लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद जॉय, कि अधिगम को आनंद के साथ जोड़ा जाए, कि लर्निंग किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए बल्कि लर्निंग होनी चाहिए जॉय के साथ, खुशी के साथ। तो अभी अगर एजुकेशन में बच्चा खुशी के साथ चीजों को सीखेगा तो किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा और बच्चा अच्छे से चीजों को सीखेगा। टीचर की अगर हम बात करें तो टैगोर हैज प्लेस्ड द टीचर हाई इन एजुकेशन, कि टैगोर ने शिक्षा में शिक्षक को उच्च स्थान पर रखा। शिक्षक सभी मूल्यों और आदर्शों का अवतार है, उनका मानना था। इसके अलावा ही इज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, की शिक्षक एक मित्र की तरह है, एक दार्शनिक की तरह है, एक मार्गदर्शक की तरह है। और इसके अलावा उन्होंने देखिए शिक्षक के बारे में क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि एक शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता, मतलब टीचर कभी बच्चों को नहीं सिखा सकता। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कि जब तक वह अभी भी खुद को नहीं सिखा रहा है, ठीक है। मतलब एक टीचर जब तक खुद को ना सिखाए तब तक वो दूसरों को नहीं सिखा सकता। मतलब आप दूसरों में अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको खुद में चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले खुद सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरों में बदलाव लाने से पहले खुद में बदलाव लाइए। दूसरों को अगर आप वैल्यूज सिखाना चाहते हैं तो वैल्यूज आप में खुद होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शिक्षक वास्तव में कभी नहीं सिखा सकता, कि जब तक कि वह अभी भी खुद को नहीं सिखा रहा है। जैसे एक दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता, कि जब तक कि वह अपनी लौ को नहीं जलाता। एक जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। अगर मान लो एक दीपक बुझा हुआ तो दूसरे दीपक को कैसे जलाएगा। इसलिए उसे अपने विकास के लिए बच्चों को प्रेरित करना होगा। इसलिए टीचर का काम क्या है, एक फ्रेंड की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह, कि बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को प्रेरणा दे आगे बढ़ने की, सीखने की, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे खुद से करने की। डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो टैगोर ने कठोर अनुशासन की जगह आत्म अनुशासन के पक्ष में थे, सेल्फ डिसिप्लिन के पक्ष में थे। किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट के वो बिल्कुल विरोध में थे। अनुशासन का विकास आजादी के माहौल में बिना किसी हस्तक्षेप के होना चाहिए। मतलब अनुशासन का विकास किसमें किस तरह का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। एक स्वतंत्र पूर्ण और रचनात्मक वातावरण में शिष्य अपने आप को अनुशासित, मतलब अपने आप अनुशासित हो जाएगा, कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक स्वतंत्र एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा खुद से अनुशासन में रहना सीख जाएगा। इसलिए बच्चों को एक अच्छा माहौल दो, एक एक बच्चों को अच्छा माहौल दो, अच्छे वैल्यूज दो, उनको फ्रीडम दो, ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीख जाए। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, शिक्षा में इनके योगदान की बात करें, तो एक बच्चे की शिक्षा उसकी मातृभाषा पे आधारित होनी चाहिए। बच्चों को सीखने के दौरान स्वतंत्रता, फ्रीडम मिलनी चाहिए। बच्चों को उनके रचनात्मक विकास के लिए स्व प्रकाशन का अवसर दिया जाए, क्रिएटिव डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। तो स्कूल में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी जो पोएम्स है, अपनी जो स्टोरीज हैं उसको स्कूल मैगजीन, जैसे स्कूल मैगजीन भी क्या है, एक तरह का एक रिसोर्स है, एक माध्यम है जिसमें बच्चा खुद को सेल्फ एक्सप्रेशन करता है, खुद की जो क्रिएटिविटी है, खुद की जो राइटिंग्स है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। शहरों से दूर बच्चों की शिक्षा प्रकृति में होनी चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। इसके अलावा सीखने के दौरान सामाजिक संपर्क के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, क्योंकि ह्यूमन एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। उसको समाज में रहना है, समाज में रहकर समाज के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। इसलिए बच्चों को सोसाइटी से दूर नेचर के बीच में एजुकेशन दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। एजुकेशन के दौरान बच्चों को बार बार सोसाइटी में ले जाया जाए, सोसाइटी से उसका एक संपर्क कराया जाए, ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी को अच्छे से जान सके, समझ सके। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विदेशी शिक्षा पर आधारित नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों को अगर हम बात करें, भारतीय बच्चों को भारतीय शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विदेशी शिक्षा पर आधारित नहीं हो सकती, तो यूरोपियन की जगह बच्चों को इंडियन एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्लेस फॉर इंडियन फिलोसफी एंड सोशल आइडियल्स इन द करिकुलम, की पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन और सामाजिक आदर्शों के लिए जगह होनी चाहिए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए,
क्योंकि पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान है सीमित होता है। अगर बच्चों को हम पाठ्य पुस्तक के लिए मजबूर करेंगे तो बच्चे के ज्ञान को हम क्या करेंगे, सीमित कर देंगे। बच्चों को प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा मेक अ चाइल्ड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, कि बच्चों को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए। तो ये हम देखते हैं कि टैगोर जी की क्या था कंट्रीब्यूशन था शिक्षा में, एजुकेशन में। तो आज हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशनल फिलॉसफी और शिक्षा में उनके योगदान की बात की। और आप सब इनकी फिलॉसफी को जब पढ़ें तो आप एक चीज देखिए कि इनकी कही गई कौन कौन सी बातें हैं जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।